सरकारी नौकरी आपको दिला दूं, एग्जाम में आने वाले सवाल को मैं पहले ही बता दूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम 30 ऐसे मैथ के क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए वह 30 क्वेश्चन है कौन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा एक निश्चित गति पर 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करती है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे साइकिल चलाती तो उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 5 घंटे ज्यादा लगते। जिस गति पर कृष्णा ने वास्तव में साइकिल चलाई वह गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए वास्तव गति तो आपको ऑप्शन में ही दिया हुआ है, दिया है ना। इस गति से यदि 90 किलोमीटर जाएंगे, देखिए बाय ऑप्शन से इसको बना देंगे, सबसे आसान रहेगा। प्रोसेस से बनाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से बनाने में मजा आएगा। अच्छा बोलिए, यदि 18 की रफ्तार से जाएंगे तो 18 पचे 90, 5 घंटा लगता। लेकिन बोला जब चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया जाए, यानी धीरे कर दिया जाए, तो समय कितना अधिक लगेगा? समय लगेगा 5 घंटे अधिक। यही चेक कर लेना। इसमें 3 की कमी कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। इस 15 की रफ्तार से जब जाएंगे 90 किलोमीटर, 15 6 के 90, 6 घंटा लगेगा। तो समय का अंतर कितना? पहले 5 लग रहा था, अब 6 लग रहा है। समय का अंतर 1 घंटा का, हमें चाहिए 5 घंटा का। इसका मतलब ये नहीं होगा, गलत हो गया। देखिए 15 6 के 90, 6 घंटा लग रहा है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो 6 घंटा में 90 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। यदि 3 की कमी कर दिया जाए कितना हो जाएगा? 15 में 3 घटाएंगे तो 12, 12 से भाग देंगे 90 में तो पूर्णांक में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि भाई हमें 5 घंटे का अंतर लेना, पूर्णांक में अंतर लेना है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 7.5 से 90 कट रहा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर कट रहा है। कितना बार में? 12 बार में, यानी 12 घंटे में पहुंचेंगे। 7.5 की रफ्तार से जाएंगे तो 12 घंटे में पहुंचेंगे। लेकिन जब 3 किलोमीटर कम कर दिया जाए, धीरे कर दिया जाए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे कर देंगे, 3 घटा देंगे, तब रफ्तार कितना हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार हो जाएगा घटने के बाद। इससे जब चलेंगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हमें 90 किलोमीटर जाने में 20 चौक 80, 10 100, 20 घंटा लग जाएगा। भाग देने तो आता है ना। ये दूरी है, ये चाल है, दूरी बट्टा चाल, समय हो जाएगा 20 घंटे। तो अंतर कितना का? समय का अंतर कितना? 8 घंटे का। हमें समय का अंतर 5 घंटे का लेना, यानी 3 ऑप्शन ये नहीं होगा, तो इसका मतलब चौथा आंसर होगा। ट्राई ले लीजिए। 9 दही 90, 10 घंटा पहले लग रहा था, अब 3 की कमी कर दिया गया चाल में, अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इस चाल से चलेंगे 90 किलोमीटर तो 15 छक्के 90, 15 घंटा लगेगा। देखिए समय का अंतर कितना का है? 5 घंटा हो गया ना। बस यही देखना था और आंसर लगाना था। देख लीजिए आप लोग एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, मजा आएगा। सबसे छोटी ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट। ये बार ब्रैकेट दिया हुआ, तो सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ही कोई क्रिया करते हैं। तो ब्रैकेट को हल करने पर सबसे छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, तो वो बार ब्रैकेट है, उसको हल करेंगे। कीजिए। 28 में से 29 गया, देखते जाइए। 28 में से 29 गया, -1 होगा। इसके पीछे ब्रैकेट से पीछे माइनस लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस, +1 हो जाएगा। 27 + 1 28 हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिए फिर से। 28 में से 29 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1, -1। इससे पीछे माइनस लगा हुआ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +1। 27 से +1 बराबर 28। इसका मतलब छोटी ब्रैकेट तक का काम खत्म। आ जाइए मिडिल ब्रैकेट पर आइए। इस पर 26 में से 28 को क्या करना? माइनस करना, माइनस लगा हुआ है तो 26 में से 28 को माइनस करना तो हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आ जाइए अब फिर से देखिए। 25 में से -2 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 25 से +2 27 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 25 + 2 हो जाएगा 27। फिर देखिए, अब 24 में से 27 को माइनस करना क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ। अब बड़ी ब्रैकेट से भी बाहर चलाएंगे।
पहले क्या किए, बार ब्रैकेट को हल किए, फिर छोटी ब्रैकेट में आ गए, फिर मिडिल ब्रैकेट को हल किए, फिर बड़ी ब्रैकेट को हल किए, अब ब्रैकेट से पूरी तरह बाहर हो गए। 24 में से देखिए जरा, इस 24 में से 27 को माइनस करना है, माइनस लगा है, 24 में 27 घटाएंगे तो हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा, -3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, एकदम इजी से बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये भी क्वेश्चन मजेदार है। अर्थमेटिक बनाते समय आपका लैंग्वेज पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजी कर पाएंगे। पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए लैंग्वेज आप कितना पकड़ पा रहे हैं। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 10 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 है। एक विद्यार्थी ने समूह छोड़ दिया, जिसके कारण शेष विद्यार्थियों के औसत अंक बढ़कर 21 हो गए। अच्छा, 10 विद्यार्थी का औसत अंक कितना था, 20 था, तो योग करेंगे तो 20 गुना 10 उसका योग हो जाएगा, 10 विद्यार्थियों का आयु का योग। अब एक विद्यार्थी समूह छोड़ दिया, देखते बनाते जाते हैं। अब एक विद्यार्थी छोड़ देगा, 10 विद्यार्थी था समूह में, तो एक विद्यार्थी छूट गया तो बचा कितना, 9 विद्यार्थी छूट गया। देखिए, तो शेष विद्यार्थी की जो औसत अंक बढ़कर कितना, 21 हो गया, यानी शेष विद्यार्थी यानी 9 विद्यार्थी का औसत अंक कितना हो गया, 21 हो गया। जो छोड़ा गया था उसका आयु पूछा जाए, क्या करेंगे, दोनों के योग में, दोनों का योग का अंतर ले लेंगे। 20 दही 200, 21 नमा 189, 200 में 189 घटाएंगे तो 21 होगा। छोड़ने वाला का उम्र पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। लेकिन आगे पूछा क्या जा रहा है, देखिए, परंतु अन्य विद्यार्थी समूह में शामिल हुआ, मतलब उसके स्थान पे एक और विद्यार्थी आ गया जो भागा था, हटा था, जिसके कारण समूह का औसत कम होकर 20.6 हो गया। अब बोला था जो स्टूडेंट भागा था, छोड़ दिया था, उसके स्थान पर नया स्टूडेंट आया, जिसके वजह से औसत क्या हो गया, 20.6 हो गया। पहले 20 था, 20.6 हो गया। समूह छोड़ने और समूह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है। ये तो समूह छोड़ने वाला है स्टूडेंट, अब समूह में शामिल होने वाले का और अति निकाल लेते, आयु निकाल लेते, निकालिए। शामिल होने वाला का जरा निकालिए तो 20.6। अच्छा, 9 स्टूडेंट था, फिर शामिल हो गया तो 10 स्टूडेंट हो गया होगा, इसका योग पहले निकाल लीजिए। 20.6 गुना 10 करेंगे तो 206 हो जाएगा। समूह में शामिल होने के बाद सभी स्टूडेंट का कि आयु का योग कितना, 206 हो गया। यदि 9 स्टूडेंट था, ये तो शामिल हुआ ना 10वां, जब 9 था तब उसका योग कितना था, 21 नमा 189 था। देखते जाइए, ये जो न्यू स्टूडेंट है बाद में जो आया है वो कितने वर्ष का है, ये निकालना तो दोनों का माइनस कर लेंगे, 11 6 17, यानी ये जो है नया वाला 17 वर्ष का है, जो समूह छोड़ा था वो कितना का था, 11 वर्ष। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों का औसत पूछ रहा है भाई साहब, छोड़ने और न्यू जो आया था उसका औसत पूछ रहा है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे। 11 + 17 बट्टा 2, 11 17 कितना होता है भाई साहब, 28। 28 का आधा कर लीजिए, कितना मिलने वाला है, काट देंगे 24 मिलेगा, 24 नहीं 14 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन एक बार एकदम रिलैक्स से पढ़िए, फिर समझ में आएगा। आप लोग पढ़िए, कहीं कोई नया बात नहीं बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, एक समलंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है, इसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है, और एक अर्धगोले का आयतन बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन क्या है, बराबर है, ऐसा कहा गया है। कर दीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन लिखें, याद रखिए ये है शंकु का आयतन, बराबर किसके लिख करेंगे, अर्धगोले का आयतन का। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं, हो गया ना। अब देखिए पाई से हो जाएगा पाई खत्म, 3 से हो जाएगा 3 खत्म, अब इतना बचा हुआ है, पूछ क्या रहा जरा देखिए तो, अर्धगोले के त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात, दोनों की त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है। इसका मतलब इस हाइट को खत्म करना है, कैसे करेंगे, इसका रिलेशन यहां दिया हुआ है, अब पढ़िए फिर मजा आएगा। एक समलंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है, इसकी ऊंचाई की आधी मतलब h/2 के बराबर है, कौन, आर। h यदि निकालना हो तो 2 इधर से गुना हो जाएगा 2r, h बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, यहां समझ रहे हैं ना, h बराबर 2r रखना है, रख लीजिए। आर स्क्वायर h का मान रखेंगे 2r, बराबर कितना होगा 2 × r³, 2 से 2 खत्म, r³ बराबर है r³ के। अब रेशियो निकालना भाई साहब, किसका, अर्धगोले की त्रिज्या पहले लेना, शंकु की त्रिज्या बाद में, तो कैपिटल r³ बाय स्मॉल r³ का रेशियो निकालना है। ये देखिए यहाँ आ गया, गुना में था, भागा में आ गया, क्या यहाँ सिर्फ बचा 1/1, ये क्यूब है, इधर क्यूब रूट बन जाएगा, 1/1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, आप ही लोग बता दीजिए जरा, 1/1 का क्यूब रूट 1/1 ही होगा, इसका मतलब 1:1 इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कुछ नया कर रहे हैं क्या, केवल फॉर्मूला जानकारी रखना था और आंसर यू चुटकी बजाते और आ जाता। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए इसको, 5वां क्वेश्चन। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु की योग 60 वर्ष है। 6 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। एक पुत्र है सन, एस लिख लेते, एक फादर है एफ लिख लेते। बोला 6 साल पहले पिता जो है पुत्र का 5 गुना था, ये कब की बात है, 6 वर्ष पहले की बात। पूछा 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। भाई साहब जरा देखें, वर्तमान आयु का योग दिया है 60, यहाँ 6 साल पहले की बात है, तो 6 इसमें घटेगा, 6 इसमें, दोनों में 6 घट जाएगा, 6 और 6 कितना 12 घट जाएगा। 60 में यदि 12 को माइनस कर देते हैं कितना बचता 48, इसका मतलब 6 साल पहले इसके आयु का योग कितना था 48 था, 6 साल पहले इसका अनुपात दिया है तो कम बन गया ना। 6 साल पहले इसका अनुपात है 5:1:6, 6 का मान कितना दिया 5:1:6, देख लीजिए दोनों के योग वह 48 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा 8 था के 48, 8 हो जाएगा, 1 का मान 8 हो गया। किसका पूछ रहा भाई साहब, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अच्छा पुत्र की आयु देखिए, अभी 6 साल पहले का निकाल रहे हैं, 6 साल पहले 1 का मान कितना 8 हो गया, ये 6 साल पहले की है। 6 साल बाद का निकालना है, पहले वर्तमान में जाएंगे तो 6 जुटेगा। देखिए 8 साल का बेटा है, कितना 8 साल का, यदि हम वर्तमान जाएंगे, ये 6 साल पहले का उम्र 8 साल है, वर्तमान जाएंगे तो 6 जुटेगा, फिर 6 साल बाद तो 6 और जुट जाएगा, 8 6 14 26, यानी 6 साल बाद पुत्र की आयु पूछा गया, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 20 वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स करिए।
जरा सा भी दिक्कत हो तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए जरा इसको। 7 सेमी की भुजा वाले एक ठोस घन से 7 सेमी लंबाई और 3 सेमी त्रिज्या के एक शंक्वाकार भाग को बाहर निकाला जाता है, तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं भाई साहब, इस 7 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन से एक शंकु काट लिया गया है। अब पूछ रहा क्या, शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इसके आयतन में से इसका आयतन को घटा देंगे तो शेष का आयतन निकल जाएगा। कुछ नहीं है, ऐसे न शेष निकलेगा। अब किसका आयतन लेना है, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन जरा बता दीजिए तो। भुजा का क्यूब, 7 सेमी की भुजा है तो 7 का क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। इसमें माइनस कर देना है, जिसको काट कर बाहर निकाले। शंकु काटे तो शंकु का आयतन को बाहर करना। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान कितना भाई साहब, जरा देखिए तो। चलिए एक बार रख लेते फॉर्मूला, फिर पुट करते। ये शंकु का आयतन है। अब इसका मान रख लीजिए, 7 का क्यूब होता है 7 7 343 माइनस 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर। त्रिज्या कितना है देखिए, त्रिज्या है 3 सेमी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा गुना एच, एच है 7 तो 7 से गुना। कुछ नहीं है, देखते जाइए। 3 से यह कटेगा 3 बार में, 7 से यह खत्म हो जाएगा 7। अब 343 में कितना माइनस करना, 22 तिया 66 कर दीजिए। यहाँ से पैसा लेंगे 13, 13 में से 6 गया 7, बचा यहाँ 3। एक पैसा लेंगे 13, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 2। 277 इज राइट आंसर। 277 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन क्यूब में लिखा जाता है, घन क्यूब, घन सेमी। 277 घन सेमी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए बस। और इसी लेवल के क्वेश्चन रेलवे के ऑल एग्जाम में पूछे जाते, इससे बाहर नहीं पूछे जाते। इतना आपके लिए काफी होगा। पढ़िए इसको। 2 वर्ष, 7वां क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपया की राशि प्राप्त, 100 रुपया की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपया की राशि प्रति चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। भाई साहब देखिए, जब 2 साल के अंतर की बात है तो उसका फॉर्मूला हमेशा यही लगाते हैं, 2 साल के अंतर। जब एसआई और सीआई के 2 साल की अंतर की बात आए तो केवल इस फॉर्मूला पर ध्यान दे, डी/पी इक्वल टू r/100 का स्क्वायर। बस जो दिया है लगाइए, जो पूछ रहा है उसको निकाल लीजिए। अंतर दिया कि नहीं, अंतर निकालने पूछ रहा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, अंतर तो हमें निकालना है। मूलधन देखिए यहाँ पर ये 100 रुपया है, ये मूलधन है बराबर। त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या ने रेट कितना दिया है, देखिए रेट दिया 10%। खत्म। डी/100 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। खत्म खत्म। डी का मान कितना, अंतर कितना, 1 का हो जाएगा। केवल 1 रुपया का अंतर हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी सा आंसर आ गया ना। आइए नेक्स्ट पढ़िए, ये भी क्वेश्चन मजेदार है। 8वां क्वेश्चन है, जब 5 पर पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। इसको इस टाइप के क्वेश्चन यदि मिले ना, सबसे पहले कोशिश यह करना है इस संख्या को, इसको 5 को इसके करीब लेके जाना, या तो एक आगे या तो एक पीछे, तब काम आसान हो जाएगा। कोशिश करेंगे, नहीं होगा तब दूसरा टेक्निक अपनाना है, पहले यही कोशिश कर।
कीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर एक 25, 25 25 125 आ रहा भाई। कैसे आ रहा? 5 का क्यूब रख रहे हैं, 125 हो रहा। यदि 3 अंदर कर ले तो इसमें भाग दे देंगे, कितना बचा? 3 एकम 3 20 छौतिया 18 छौतिया 18, इतने बचाना। 3 एकम 3 2 बच गया, छौतिया 18 2 बचा 21, 7 या 21 कट रहा भाई साहब। 167 बार में कट रहा है, कुछ नहीं है। नहीं कटता तो आगे लिखते 5 पे पावर के समथिंग में, इसको भाग देना 126। आगे देखिए 5 पे पावर 3 125 होता है, इस पे पावर 167 है, इसको भाग देना 126 से। याद रखिए जब ये ऊपर वाला 126 से 125 यदि एक अधिक रहता तो आंख बंद करके रिमाइंडर जो है, शेषफल रिमाइंडर 1 लिख लेते। कब? जब एक अधिक रहता तब, लेकिन एक कम है। 126 यहाँ 125, एक कम है ना। यदि एक कम रहेगा, ध्यान रखिए, तो पावर को चेक करते हैं। पावर सम रहेगा तो +1, पावर विषम रहे तो -1 रिमाइंडर होगा। पावर विषम है तो -1 रिमाइंडर होगा। अब आपके मन में आया होगा सर आंसर में तो कहीं -1 है ही नहीं। भाई साहब याद रखिए जब रिमाइंडर माइनस में होता है तो करते क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए जिससे भाग दे रहे थे 126 से, उसमें ही घटा लेंगे, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर इसका आया 125, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी से बन गया ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नमा क्वेश्चन बहुत मजा आने वाला। 12 सेमी व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 छोटे गोले तैयार किए जाते हैं। यदि 2 छोटे गोले के व्यास क्रमशः 6 सेमी और 10 सेमी है तो तीसरे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब एक बता दीजिए एक बात, एक बड़ा गोला को पिघला रहे हैं, 3 छोटे छोटे गोले को बनाएंगे, क्या होगा? 3 छोटे गोले का आयतन का जो योग होगा वो बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघलाकर 3 छोटा छोटा बनाया गया है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। अच्छा बोलिए, 3 छोटे गोले का आयतन ले ले या बड़े गोले का आयतन पहले ले ले, अपनी मर्जी। बड़े गोले का आयतन लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा? गोला का आयतन था 4/3 पाई r³ बराबर। जरा देखिए 4/3 पाई, एक बार r1 का क्यूब, देखते जाए कैसे लिखेंगे। एक बार r1 का क्यूब होगा प्लस एक बार r2 का क्यूब रखेंगे, ब्रैकेट ले कॉमन ले लेते, इतना तो सब में आएगा। 4/3 पाई सबके साथ आएगा, कांस्टेंट टर्म है, केवल त्रिज्या बदलेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे तो त्रिज्या बदल देंगे। r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, नाम रख दिया r1 r2 r3। देखिए इसमें से यह कट गया, यह कट गया, खेल खत्म दोनों का। कोई दिक्कत? अब आइए त्रिज्या पाइए। बड़ी त्रिज्या कितना दिया? 12 सेमी व्यास है, त्रिज्या उसका आधा, 6 का क्यूब। r1 देखिए व्यास दिया है 6, तो त्रिज्या इसका आधा होगा 3, तो 3 का क्यूब कर देंगे प्लस 10 व्यास है तो इसका आधा त्रिज्या 5 होगा, तो 5 का क्यूब करेंगे। तीसरा तो त्रिज्या हमको लाना है, पता करना है, r3 तो हमें पता करना है। आइए सर r3 का क्यूब रहने देंगे, 6 का क्यूब कीजिए, 6 छक के 36 छक के 216, 216 इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 5 का क्यूब 125, r3 का 125 प्लस 125 प्लस 27 कितना होगा? 152 होगा। 216 में 152 को माइनस कर ले, कीजिए जरा माइनस। 6 में से 2 गया 4,
15 छकी 64 हो गया। अब तो पता चल गया R3 का क्यूब यदि 64 है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ से ये पता चल गया ये जो R3 होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 है, R3 का क्यूब 64 है, तो R3 कितना, 4 हो जाएगा। निकालना क्या है, तीसरे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताइए, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। R² मतलब R के जगह R3 रखेंगे, तीसरा गोला है तो तीसरा गोला का स्क्वायर, R3 का मान बस रख दीजिए 4 गुने पाई का मान रहने देंगे पाई में, क्योंकि ऑप्शन सारे पाई में दिया हुआ है। R3 का मान, R2 का मान, R3 का मान कितना है भाई, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 चौके 64, पाई इज राइट। बोलिए यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए, देखिए समझ पाए कि नहीं पाए। कुछ नहीं किए हैं, केवल फॉर्मूला का यूज आया है और आंसर मिल गया। एक बार देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्या का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी, जब भी अनुपात में रहे उसका एलसीएम दिया रहे, यही कम यूनिट से करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6, इसका मतलब इस 6 यूनिट का मान एलसीएम हो जाएगा कितना, 48। एक यूनिट का मान 8 था के 48, एक का मान 8 हो गया, हमें पूछा योगफल, तो इसी को जोड़ेंगे, 3 + 2 5, 5 का मान कितना, 8 × 5 = 40। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इतना ही करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 11वां नंबर। त्रिभुज XYZ Y पर समकोण है, यदि x 45 डिग्री है तो सेक Z का मान बता दीजिए। भाई साहब आप देखिए बिना फिगर बनाए समझ सकते हैं, Y पर समकोण है तो बाकी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। यदि x 45 है, एंगल Z भी 45 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 पूर्ण है। समकोण में एक समकोण रहता है, समकोण त्रिभुज में एक समकोण रहता है, बाकी यानी शेष दो न्यून कोण का योगफल भी एक समकोण के बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है। y जब कह दिया एक समकोण है एंगल y, इसका मतलब x + z का मान भी 90 होना चाहिए, x 45 तो z भी 45। अब आ जाइए सेक z का मान, यानी सेक 45 का मान निकल, आप में से बता दीजिए सेक 45 का मान होता क्या है। √2, क्या सही आंसर है, √2 एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल, पढ़िए इस क्वेश्चन को। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, मजा आ जाएगा। दूसरा मूल आपको ऑप्शन में दिया है। एक बात पता होना चाहिए, यदि किसी इक्वेशन में यदि कोई द्विघात समीकरण का दो मूल हो, उस दोनों मूल का मान यदि इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 के बराबर करेगा। ठीक, आ जाइए पहले 3 रखिए, इस इक्वेशन में 3 रखना, एक मूल का मान रखिए, तो 3 का स्क्वायर कितना, x का मान 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाए, माइनस 4 तिया 12 प्लस के इक्वल टू 0। 9 में से 12 गया -3, उधर जाके हो जाएगा +3, के का मान कितना, 3 के बराबर, ये के आ गया मेरा। यानी कौन ऐसा ऑप्शन रखते हैं जिसको रखने पर के का मान 3 ही आना चाहिए। एक तो तरीका ये है, दूसरा यदि आप ट्रिक जानते होंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बना वो देखिए, आपका जो इक्वेशन बना वो क्या बन गया, देखिए x² - 4x प्लस
के का मान रख देंगे 3 बराबर 0, ये इक्वेशन बन गया। इसे ट्रिक से आंसर निकालना जानते हैं तब तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तब सीखना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीख लीजिए। 3 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो -4 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर। आप बोलेंगे -3 और -1 रखिए, काम हो जाएगा। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 3 मिल रहा, दोनों को जोड़ते -4 मिल रहा, राइट आंसर हो गया। जब इसे आंसर निकालेंगे चिन्ह बदल देंगे केवल, -3 है तो +3 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ रहता तब इसमें भाग देना पड़ता। जब एक्स स्क्वायर अकेला हो तब डायरेक्ट इसका चिन्ह बदल कर आंसर लिख देंगे। यानी एक मूल 3 तो दिया है, दूसरा मूल क्या, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर 1 हो जाएगा। ये तरीका है ट्रिक से। बाकी आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। कौन ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि के का मान 3 आ जाए, दूसरा ऑप्शन इसमें रखेंगे, या इसी समीकरण में कौन ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि 0 ला दे। अरे भाई मैथ है, बनाने का 1000 तरीका है। जैसे आप बनाए, जैसे आपको आसान लगे, इजी लगे, वैसे बना कीजिए, बट आंसर सही आना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कम समय में आ जाए, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप दूसरे स्टूडेंट से अलग भी करने के लिए हमेशा सोचा कीजिए। भीड़ से अलग होना है तो तरीका को अपनाना पड़ेगा, नए तरीके को, नई तरकीब लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं अलग हो पाएंगे। पढ़िए जरा 13वां क्वेश्चन। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। देखते जाइए, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। 12वीं पारी में 16 अधिक बनाया है, 11वीं पारी में कितना बनाया पूछ रहा है। भाई कुछ नहीं करना है, 10 पारी का औसत कितना था, 52 था, 12 पारी में हो गया 54, कितना हो गया, 54 हो गया। दो तरीका बनाने का, कौन कौन तरीका है जरा बताइए। सबका औसत बढ़ के आ गया कितना, सबका औसत बढ़ा कितना, सबका ऑल का औसत 2 बढ़ गया। 2 बढ़ गया मतलब 54 दूना तो 108 ही दोनों का हो है ही, 54 54, सबको 2 2 दिया, यानी 10 दूना 20 बांटा भी है। यानी इस दोनों में जो 2 आदमी बाद में आया, अच्छा 2 पारी जो बाद में हुआ उसमें 128 रन बनाए। ये पता चल गया ना। नहीं पता चला होगा तो आप यह करें ना, आपको मना नहीं करते हैं। 12 पारी में कितना औसत है, 54, माइनस कर लेना। 10 पारी में कितना औसत है तो 52। भाई साहब आप ये भी कर सकते, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 128 आ जाएगा। 12 चौके 48, 12 चौके 48, बाकी 4, 12 पचे 60, 4 माइनस 520। अब कीजिए, 8 में 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 128 आ गया ना। इतना कम करने से बचने के लिए वो तरीका यह होता है, आखिर औसत है कितना, लास्ट वाला 54, इसमें कितना पर 2 पारी बढ़ा है तो 54 दूना 108 तो बढ़ा ही होगा दोनों न्यू का। बाकी जो एक्स्ट्रा दिया गया सबको, 10 पारी वाले को सबको 2 2 दिया गया, 10 दूना 20 बढ़ गया, उसको 108 + 20 128 हो जाएगा। ये से निकालने का तरीका है। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसको अपना लीजिए, बस मेहरबानी इसी में होगा कि आप इसको अपना लीजिए। जब समझ में नहीं आ रहा होगा तब, आ रहा तो अच्छी बात है। अब इसमें भी लॉजिक लगाएंगे। अच्छा 12वां पारी में 16 अधिक था, इसमें 16 हटा देंगे, 112 हो गया। 16 हटा लिए, अब बराबर बराबर बांट लेगा, क्योंकि 12वां पारी को 16 दे दिए हैं, हटा दिए मतलब दे दिए, लो तुम 16 अधिक है, ले पहले रख लो। अब आधा आधा बांट लीजिए, इसका आधा 56 हो जाएगा, इसका मतलब 11वां पूछ रहा 56 लगाएंगे, 12वां पूछता
16 पहले मिल चुका था, 56 56 अभी बांट लिया है। 16 प्लस 56 मार लेते 72। 12वां पारी में कितना मिला या कितना रन बनाया, क्या स्कोर था, क्या स्कोर बनाया, कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, शुरुआती 60 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। भाई साहब मजा आ जाएगा। माध्य मतलब औसत कितना होगा। अच्छा बोलिए, एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। देखते जाइए, ये योग होता है। योग को यदि संख्याओं से भाग दे देंगे तो औसत मिल जाएगा। एन संख्या तो एन से भाग देंगे तो औसत मिल जाएगा। एन एन खत्म। आपको पता चल गया ना। एन प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा जाए तो एन प्लस 1/2 लगा देना। यही काम यहाँ करना। शुरुआती 60 प्राकृत संख्याओं का माध्य 60 प्लस 1 61, 61 का आधा कितना होगा 30.5, 30.5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है क्या। एकदम इजी इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट पढ़िए इसको। एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत बता दीजिए। अच्छा बोलिए, मान लेते हैं क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो एमपी कितना बन जाएगा 80% अधिक 180 बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत, डायरेक्ट हानि प्रतिशत। 180 पर 48% छूट कीजिए जरा। 100 में 48 घटाएंगे हो जाएगा 52, यानी 180 का 52% निकाल। आइए सर, 0 से 0 खत्म, कोई शक नहीं है। 0 से 0 खत्म। 18 दूना 36, बाकी 3, 18 पचे 90, 3 93। एक 0 है तो 1 दशमलव देना है, यानी 93.6 आ रहा है कैलकुलेशन में। 100 से कम आता है तो क्या करते हैं, मेरा 100 रुपया यदि क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, उसको 93.6 में बेचेंगे तो हानि होगा। कितना हानि, 100 से जितना कम उतना प्रतिशत हानि, यानी 6.4% की हानि होगा। 6.4 ऑप्शन में 6 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में दिया है, 2 से भाग देंगे तो समझ में आ गया होगा। एक ही ऑप्शन है तो ज्यादा सोचना नहीं था, नहीं तो इसको भाग देख लेते 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब इस 100 में इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 6.4% हानि, लॉस। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, एकदम इजी तरीका से बन रहा है ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। एक त्रिभुज की 3 भुजा 9, 24 और एस इकाई है, निम्न में से कौन सा सही है। आपको पता होना चाहिए किसी त्रिभुज में जो तीनों भुजा होती है उसमें किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, पहला बात। दूसरा बात, किसी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। इसका पहले अंतर लिखिए, क्योंकि पहले छोटा दिया तो अंतर। 24 में से 9 जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये 15 हमेशा किससे, एस से छोटा होगा, लेस देन। और दोनों का योग करेंगे तो हमेशा योग क्या होगा, योग कितना 33। 33 जो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी 15 लेस देन एस लेस देन 33। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, कंडीशन केवल जानना था। किन्हीं किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है और किन्हीं दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है, बस। आइए जरा नेक्स्ट। यदि 2x प्लस 2x इक्वल टू 5, तब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2 का मान क्या हो। भाई साहब
इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है x प्लस 1/x बराबर कितना दिया 5 दिया। अब जरा बताइए 2 कॉमन लिए, इस 2 को उधर भेजेंगे, ये गुना में है, उधर जा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 5/2। आपको तरीका मालूम है कि नहीं है? नहीं है तो सीख लीजिए जरा। यदि x प्लस 1/x दिया रहे और पूछे x³ प्लस 1/x³ इसका मान पूछा जाए इतना का, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, केवल जो मान x प्लस 1/x का दिया रहता है उसका क्यूब कर लेते हैं। ये प्लस वाला रहता है x प्लस 1/x, इसमें माइनस करते, यदि माइनस x माइनस 1/x रहता, x³ माइनस 1/x³ पूछता तब प्लस करते, -3 इंटू इतना कर लेंगे, ये 3 इंटू ये समथिंग आ जाइए। 5 का क्यूब 125/8 माइनस 5 तिया 15/2 है। अब चाहे तो एलसीएम बराबर करने के लिए 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कर, आपकी मर्जी। 4 दूना 8, एलसीएम 8 हो गया ना। अब देखिए 125 में से कितना घट जाएगा, तो 60 घट जाएगा, 60 घट जाएगा तो बचेगा 65/8। इसका मान आ गया भाई साहब, देखते जाइए। हमारे पास इतना का मान आ चुका है, उसमें से 2 जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतना +2 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ इतना का मान आ गया है, इसमें 2 जोड़ना है। 8 दूना 16, 16 प्लस 65 81, 81 बटा कितना 8। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है कि 81/8, ऑप्शन नंबर डी राइट। कोई दिक्कत है क्या? ये किसका मान निकल रहा है? ये निकल रहा है आपका x³ प्लस 1/x³ का मान निकल, ये यहां से निकल के आ गया इतना दूर, उसमें 2 जोड़ना था तो 2 जोड़ दिया, आंसर। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी सा है ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा इसको। 18वां क्वेश्चन है, भूषण की मासिक आय 45,000 रुपये है और उसका मासिक व्यय 33,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय 22% बढ़ जाती है और मासिक व्यय 11% बढ़ जाता है तो उसकी नई मासिक बचत क्या है? भाई साहब क्वेश्चन कुछ नहीं, एकदम इजी है। अच्छा मासिक आय इनकम लिख देते हैं, आय कितना है 45,000, उसका मासिक व्यय खर्च एक्सपेंडिचर खर्च 33,000 है। अब जरा बताइए कोई आदमी 45,000 कमा रहा है, 33,000 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना बचा, कितना रहा, तो 12,000 बचा रहा है। आगे पढ़िए। मासिक आय 22% बढ़ जाती है, इसमें 22% की वृद्धि करना है। 45,000 है, इसमें 22% की वृद्धि हो गया, 122% निकाल लीजिए या 122/100 कर दीजिए डायरेक्ट। 22% की वृद्धि, खत्म खत्म। 45 दूना 90 बाकी 9, 45 दूना 90 9 99 बाकी 9, 45 9 54। और यहाँ देखिए 1 जीरो बचा हुआ तो 1 जीरो लिख दिया, यानी 54,900। सैलरी पहले था 45,000, अब हो गया 54,900। कितना हो गया 54,900। फिर एक बार देखिए, जबकि मासिक व्यय 11% बढ़ जाता है, मासिक व्यय ये है ना, इसमें 11% की वृद्धि कर दीजिए। 33,000 11% बढ़ेगा तो 111/100 हो जाएगा। डबल जीरो खत्म, गुना कर लीजिए। 33 से कम 33 बाकी 3, 33 से कम 33 3 36 बाकी 3, 33 से कम 33 3 36 हो गया। 1 जीरो छोड़े थे, 1 जीरो यहाँ रख देना, यानी 36,630 रुपया इसका क्या हो गया, खर्च हो गया बाद में। अब 36,630 रुपया खर्च है, कितना 36,630 ये खर्च हो गया। पूछ रहा बचत क्या रहा। भाई साहब इतना कमा रहा, इतना खर्चा कर रहा, बचत निकालना, घटा लीजिए, जीरो में जीरो गया, जीरो हो जाएगा। जीरो में 3 नहीं जाएगा, एक पैसा लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा। यहाँ बच गया कितना 4, एक पैसा 14, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा।
या बचा 4, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, यानी बाद में जो बचा था उसका वो रहेगा 18,270। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? कुछ ने इनकम दिया था, एक्सपेंडिचर दिया था, उससे सेविंग निकाल लिए फटाक से। फिर इनकम में 22% की वृद्धि, खर्च एक्सपेंडिचर में 11% की वृद्धि कर दिए। अब देखिए इनकम ये हो गया, एक्सपेंडिचर ये होगा, बचत निकालना है तो जितना आया है उसमें से जो खर्च किए उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा वो बचत हो गया। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर, 12 सेमी और 13 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्रित है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मजेदार क्वेश्चन, मजेदार नहीं, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे चुटकी में सॉल्व करते हैं। एक और वृत्त लेना है। और बड़ा कर लेते थोड़ा सा हमसे। देखिए दो वृत्त हो गए संकेंद्रित वृत्त। बोल रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए छोटे वृत्त का। ये स्पर्श रेखा हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या? चलिए देखिए, 12 सेमी और 13 सेमी की त्रिज्या है। भाई साहब एक बार यहाँ से देखिए, ये मान लेते हैं यदि सेंटर है, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पूछा क्या रहा, पूछ क्या रहा? अच्छा बोलिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं है तो सीख लीजिए। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या रहता है वो क्या होता है, लंब होता है। ये इस पर लंब है 90 डिग्री का। और लंब समद्विभाजक भी होते हैं, यानी जितना ये रहेगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा को क्या करते हैं, लंब रहते हैं। ये जीवा को, यदि जीवा पर त्रिज्या लंब होगी तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट लेगी, यानी समद्विभाजित कर देगी। यहाँ जीवा का भी काम हो रहा है और स्पर्श रेखा भी कम है। 90 डिग्री होगा, साथ साथ 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। अब देखिए, अब ट्रिपलेट को याद नहीं होगा तो याद कीजिए। ट्रिपलेट होता 13 12 5, 5 12 13। ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। जीवा की लंबाई पूछा जाए, 5 5 10 राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कुछ था क्या? थोड़ा सा जानकारी रखना था और आंसर लाना था बस। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो व्यंजन इतना का मान क्या होगा? भाई साहब एक चीज देख लीजिए, आप यहां से देखिए, साइन ए बराबर इसको लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दरभेद दिए बराबर की उस साइन। इसका मतलब साइन ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर था, कॉस स्क्वायर ए के। ये इसके बराबर है। अब देखते जाइए, इसमें रखिए कॉस स्क्वायर ए का मान रख देंगे साइन ए, इस पर ध्यान दीजिए। साइन ए हो जाएगा प्लस कॉस पे पावर 4 है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो तब 4 होगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। कीजिए, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका मान पूछा जा रहा है, इसका मान देखिए आंसर में दिया ही है, एक ऑप्शन में, क्वेश्चन में। बस आंसर लगा देंगे, केवल चेंज करना था, आंसर लगाना था बस। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है। पढ़िए तो, बहुत इजी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मान रखने के चक्कर में लगे होंगे, मान रख कर आंसर लाए। भाई साहब ये क्वेश्चन दिखने में ऐसे ही इजी लग रहा है, तो काहे फालतू का दिमाग लगाएंगे। आप चाहे तो सेक को 1/cos के फॉर्म में रख सकते, आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे मत रखिए, कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे, एक माइनस एक प्लस में है, गुना हो जाएगा सेक थीटा। अच्छा गुना हो जाएगा एलसीएम, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 गुना होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। कोई शक है क्या? दोनों एलसीएम गुना में होगा ही तो जान गए हैं ना। जब जान गए तो a-b × a + b a² - b² सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 रख सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। अब देखिए
जब दोनों गुना में होता है तो कोना कोनी गुना किया जाता है, कॉस इंटू सेक। और एक बात जान ले, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान एक के बराबर होता है, ये तो पता होगा ना। तो कॉस इंटू सेक एक होगा, प्लस कॉस इंटू एक कॉस थीटा। देखते जाए कैसे निकालते, बीच में प्लस रख दीजिए। फिर देखिए सेक इंटू कॉस एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कॉस इंटू वन कॉस थीटा। एक स्टेप आगे बढ़ गए बस, आप भी बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये आप सॉल्यूशन कीजिए, देखिए अगला स्टेप ये मिल जाएगा, टेंशन ना ले, फ्री रहे। माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, एक एक दो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस वन किसका फॉर्मूला होता है? टेन स्क्वायर थीटा का। टेन स्क्वायर थीटा को यदि ऊपर ले जाएंगे तो कॉट बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये राइट आंसर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? इससे इजी क्या हो सकता है भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से होकर जाने वाली एक रेखा बिंदु बी पर मिलती है। यदि ओ बी 10 सेमी है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। वाह भाई साहब मजा आ गया। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर एक वृत्त बना लीजिए पहले, लीजिए 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त बन गया। जैसे त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से, एक केंद्र वो मान लेते हैं, ओ से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु बी पर मिलती है, ओ बी। चलिए एक रेखा कहाँ जाएगा? ओ बी। आइए भाई साहब ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं केंद्र से, इसको स्पर्श रेखा से मिला देंगे, मिला दिए, अपना काम हो गया। देखिए यहाँ केंद्र है, ये केंद्र हुआ ना, इस त्रिज्या को मिला लिया। आपको पता है ना स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है, ये लंब हो जाएगी, कोई दिक्कत? इसका नाम ए रखा है, इसका नाम बी रखा है, पर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बोलिए क्या दिया? ओ भी दिया है 10, ओ भी दिया, ये 10 दिया, और कुछ दिया बताइए तो? 6 सेमी त्रिज्या, इसको त्रिज्या को 6 दिया है। अच्छा बोलिए 90 डिग्री है। जब समकोण त्रिभुज की बात है तो एक बार त्रिप्लेट पर ध्यान दिया कीजिए। देखिए त्रिप्लेट नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, 3 4 5 त्रिप्लेट होता है, तो 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, ये भी त्रिप्लेट होगा। बोलिए 6 और 10 मिल रहा है, देखिए 6 और 10 मिल रहा है, तो तीसरा त्रिप्लेट कितना होगा? 8 हो जाएगा। बस एक चीज चेक करना है, ये जो सबसे बड़ी है ये कर्ण है कि नहीं है? ये कर्ण है समकोण के सामने, एकदम राइट है। इसका मतलब ए बी की जो लंबाई होगी वो 8 सेमी होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बोलिए कहीं कोई दिक्कत दिख रहा है क्या? केवल थोड़ा सा अच्छी तरीका से पढ़ कर फिगर समझ जाना था बस, और आंसर तो यूं चुटकी बजाती आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 25 और 45 तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती निकालने का तरीका है जो दूसरा संख्या उसका स्क्वायर करके पहला संख्या से भाग दे देंगे। दूसरा 45 है, 45 का स्क्वायर करेंगे, पहला 25 से भाग दे देंगे। आइए 45 का स्क्वायर लिख लीजिए या 45 गुना 45 लिख लीजिए, आपकी मर्जी। काटिए जरा, 25 25, 9 25 45, 5 से कट देगा, 5 9 45, 9 9 81 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। क्या दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत है क्या? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तो ए का मान क्या होगा भाई साहब? ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, फॉर्मूला जानते हैं ना साइन 2a का? साइन 2a का फॉर्मूला आता है 2, ये साइन 2 का 2 साइन ए इंटू कॉस, ये फॉर्मूला आता है साइन 2a का। किसके बराबर? 2 साइन ए के बराबर है। आप कहेंगे 2 साइन ए, 2 साइन ए खत्म, कॉस ए बराबर 1 हो गया। कॉस में किसका मान 1 होता है? कॉस में किसका मान 1 होता है? जरा बताइए तो। कॉस में 0 का मान 1 होता है, यानी एंगल ए का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 का मान 1 होता है, 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पढ़िए इस क्वेश्चन को। दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर के परिमाप क्रम से 36 और 24 सेमी है। यदि पी क्यू बराबर 10 है तो ए बी की माप क्या होगा? ये सब ध्यान रखिए। दो समरूप त्रिभुज रहेगा ना, जो परिमाप का रेशियो होगा वही साइड का रेशियो होता है, केवल क्षेत्रफल का रेशियो बदलता है। क्या हो जाएगा? वो परिमाप हो या साइड हो या जो भी हो, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो परिमाप और साइड की बात किया है तो रेशियो बराबर कर लेंगे। लिखेंगे 36/24। अब ध्यान रखेंगे यहाँ, ये 36 किसका है? 36 इसका एबीसी वाला का है। पी क्यू आर का 24 है, तो एबीसी वाला को ऊपर लिखे तो ऊपर लिखेंगे। ए बी पूछ रहा है तो ए बी ऊपर रहना, पूछा गया जाने वाला। नीचे 10 आएगा पी क्यू वाला, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप नीचे लिखा गया है। इस पर केवल ध्यान देना है। और देखिए आंसर आ गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ये भी कितना आ गया? 15। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुछ है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा। पढ़िए, 76 पेन टैब का क्रय मूल्य 95 पेन टैब के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ऐसे ही पता चल रहा भाई, 76 को खरीदे 95 बेचने के बराबर उसका पैसा आया है, इसका मतलब हानि हुआ है। हानि प्रतिशत लगा देना है। कैसे लगाते हैं? दोनों का अंतर कितना होगा? 19 का अंतर आएगा। इस दोनों का अंतर लेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य किसके साथ है, क्योंकि वस्तु की बात हो रहा है, विक्रय मूल्य इसके साथ है, इसको नीचे लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे, हो गया आंसर। 19 पचे 95, 20 पचे 100, 20% की हानि। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कुछ करना ही नहीं भाई साहब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा? भाई साहब 10वां पद निकालने के लिए जमा रहता है से एक कम इंटू डी, ए प्लस 9d हो जाएगा। ए कितना? पहला पद 2 है, 2 रख देंगे प्लस 9 गुना डी का मान, दोनों का अंतर 7 और 2 का अंतर कितना? 5 का है। 9 पचे 45, 2 47। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है क्या? एकदम इजी से बन गया ना, एकदम फटाक से बनाते जाइए, कुछ नहीं है भाई साहब। 28वां क्वेश्चन आइए। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ और दूसरा 15% हानि पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितनी लाभ या हानि हुई? देखिए मजेदार क्वेश्चन, पहले समझिए, एकदम सीखिए। यदि विक्रय मूल्य समान हो, ध्यान रखिए क्या बोले, यदि विक्रय मूल्य समान हो, पहला कंडीशन। दूसरा, और लाभ प्रतिशत भी उतना रहे जितना हानि प्रतिशत, तो कुछ नहीं करना है। आंसर निकालते समय जो लाभ या हानि प्रतिशत रहेगा उसका स्क्वायर कर कर 100 से भाग दे देना है। ये हमेशा हमेशा क्या आएगा? हानि प्रतिशत। समझ लीजिए, ये क्या आएगा आपका? हमेशा हमेशा के लिए हानि प्रतिशत। तो 15 का स्क्वायर बटा 100 कीजिए भाई साहब, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 2.25% हानि। 2.25 हानि प्रतिशत, लाभ नहीं हानि प्रतिशत। भूल से भी 15% लाभ 50% हानि, इसका मतलब ये ना मार दे, ना लाभ ना हानि। ये किस कंडीशन में होगा? ये जब क्रय मूल्य समान होगा तब वो कंडीशन लाएगा, ना लाभ ना हानि। लेकिन भाई विक्रय मूल्य समान है, ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य समान रहेगा तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, हमेशा हानि ही होगा। 29, एक बंदर वृत्ताकार खंबे जो 21 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। भाई पहला मिनट चढ़ता है और दूसरा मिनट 3 फिसल जाता है, यानी 2 मिनट में कहा जाती है 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? तो 3 मीटर चढ़ेगा। 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, लेकिन याद रखिए लास्ट बार तो वो कंप्लीट चढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा बोलिए, 15 मीटर जाएंगे पहले, कितना लगेगा? 5 तिया 15, तो 5 दूना 10 मिनट। उसके बाद 11वां मिनट जब आएगा, भाई बंदर 6 मिनट छलांग लगाएगा, 21 मीटर पर ही पहुंच जाएगा, ऊपर चढ़ ही जाएगा। तो क्या फायदा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
11वां मिनट में क्या करेगा, बंदर पूरी तरह से ऊपर चढ़ जाए। ऐसा नहीं करना कि इसको ही 21 तक लेके जाना, बहुत गलत बात, गलत हो जाएगा। क्योंकि लास्ट छलांग जब सबसे ऊपर जाएगा तब स्लिप करने की बात नहीं होगा, अन्यथा स्लिप करके हर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। तो क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट है इसमें से 6 घटा लेंगे, कितना 15 बचेगा, तो 15 लाना है। तो 5 दिया 15, तो 5 दूना 10, 10 मिनट में 15 मीटर जा रहा है, 11वां मिनट में 21 मीटर चल जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन और मजेदार। 3 कारों की चाल का अनुपात दिया है और बोल रहा इसके समय का अनुपात बता दीजिए, कब, इस कंडीशन में जब दूरी समान हो। देखिए, और यह नियम तभी लगाएंगे जब दूरी समान हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। जब दूरी समान हो, यदि चाल का अनुपात दिया रहे, जब दूरी समान हो, चाल का अनुपात दिया रहे, टाइम का रेशियो पूछे तो कुछ नहीं, उल्टा कर देना भाई साहब, ये इसका आंसर हो जाएगा। कर दीजिए, टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। 2 3 4 का रेशियो होता है 12, 6 दूना 12, 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो सब में 12 से गुना कर लेंगे। 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, ये इसका राइट आंसर 6 4 3 इज करेक्ट ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।